नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और नेपाल की सरकार ने, या नेपाल के जो राष्ट्रीय बैंक है उनका, उन्होंने एक 100 रुपए का नोट निकाला है। और उस 100 रुपए के नोट की वजह से काफी खलबली मच गई है। सोशल मीडिया पर लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उस नोट पर कुछ ऐसे हिस्से मार्क किए गए हैं जो हिस्सा भारत का माना जाता था, और उसको ये नेपाल ने कहा कि ये उनका हिस्सा है, और उन्होंने अपने करेंसी नोट पर उसको छापा है। और उसके बाद से काफी हलचल मच गई है। और अभी थोड़े दिन की पहले की बात है कि जब चाइना ने ये कहा था कि अरुणाचल इनका हिस्सा है। अब नेपाल ये कह रहा है कि उनके नोट पर जो पोर्शंस मार्क्ड हैं वो उनके हैं। अब ये कौन कौन सा हिस्सा है, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि जो ये जो इसमें जो एरियाज मार्क्ड हैं, ये वो एरियाज हैं जिनको लेकर इसके पहले भी थोड़ा सा विवाद हो चुका है। लिपू लेक, लिम्पियादुरा और काला पानी, ये 3 जगह हैं जो कि अब नेपाल का हिस्सा मानी गई हैं। और पिछले बार भी जब ये इस तरीके का विवाद उठा था, तब उस समय भारत की सरकार ने ये कहा था कि ये आर्टिफिशियल एनलार्जमेंट है। अब मैप के जरिए जिस तरीके की जियोपॉलिटिक्स प्ले की जा रही है, ये बात सही है कि एक आपने करेंसी नोट पर, वो भी जो नेपाल की करेंसी नोट है, अगर उस पर ये एरियाज दिखाए जा रहे हैं, तो ये अपने आप में क्या शो करता है, कितना ये कितनी गंभीर समस्या है। भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो नेपाल के जो संबंध है भारत से, उसके दरमियान ये किस चीजों का संकेत, किन चीजों का देती हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट और डिप्लोमेट। सर, आपका स्वागत है। हमारे साथ संजय कपूर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट। थैंक यू सो मच संजय फॉर ज्वाइनिंग। एंड आई बिगिन विद डॉक्टर पाशा। डॉक्टर पाशा, इस चीज को आप कैसे देखते हैं? कितना बड़ा ट्रांसग्रेशन है अपनी करेंसी नोट पर उठाकर उन इलाकों, भारत के उन इलाकों को अपना कह देना? इसे क्या कहेंगे सर? जी जी, धन्यवाद नीलू जी। जैसा कि आपने बताया इंट्रोडक्शन में, ये मामला पहले भी 5 साल पहले उठाया गया था, जब वहाँ के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नेपाल के पार्लियामेंट को ये घोषणा की थी मई 2020 में। तो इसको लेके काफी तनाव था भारत और नेपाल के बीच में, और कई मीटिंग्स भी हुए इस सिलसिले में। लेकिन ये माना जाता था कि इस मामले को सुलझाया गया है, इसको आपस में बायलैटरली रिजॉल्व कर दिया गया है। लेकिन धीरे धीरे उसके बाद पता चला, जब जेनजी स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स वहाँ के हुकूमत का तख्ता पलट दिए, और जो मिलिट्री आके नया चीफ जस्टिस वहाँ के लेडी प्राइम मिनिस्टर बने, तो उसके बाद अब ये नहीं जो है कंट्रोवर्सी उसी को लेके, काला पानी और लिपू लेक और लिम्पियादुरा को लेके जो है, जो हमारे बॉर्डर रीजन से मिलते जुलते हैं, उत्तराखंड वगैरह। तो नेपाल के राष्ट्रीय गवर्नर, जो नेशनल बैंक के गवर्नर जो साबिक थे, फॉर्मर महाप्रसाद अधिकारी, उनका नाम है इस 100 रुपए के नोट में। हालांकि इसकी तारीख 2024 लिखी गई है, और इससे साफ साबित होता है कि ये नई गवर्नमेंट ये कह सकती है कि ये निर्णय पहले ही ले चुके थे और प्रिंट भी हो चुके थे। ये अब सिर्फ सर्कुलेट हो रही हैं बोल के वो अरबी एक्सक्यूज ले सकते हैं। लेकिन इसका गहराई से अगर आप एग्जामिन करेंगे, ये पैटर्न बनता जा रहा है हमारे पड़ोसियों की तरफ से। एक तो ये नेपाल का मामला 4-5 सालों से है, लेकिन जो दूसरे पड़ोसी देश हैं, वो भी अब जो है आंख पथाने लगे हैं। जैसा बांग्लादेश, शेख हसीना के तख्ता पलटने के बाद जो है वो मोहम्मद यूनुस चीन जाके कहते हैं कि चीन और बांग्लादेश जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कॉरिडोर बना के
वहाँ जियोपॉलिटिक्स चेंज करना है बोल के। अब नया मसला अरुणाचल प्रदेश को लेके तनाव बना हुआ है, जो एक भारतीय महिला को जो डिटेन करे थे 18 घंटे शंघाई में, इसको लेके और दोबारा रिट्रेट करने की चाइना की तरफ से। ये जो है पड़ोसी मुल्क इसलिए इतने स्टेटमेंट्स और प्रोवोक कर रहे हैं भारत को कि अब श्रीलंका में तो पुराना मामला भारतीयों को जो मछुआरे हैं उनको पकड़ लेता है, 100 150 200 बार बार उनको भी हरास किया जाता है। तो इन सब मामलों को लेके जो है पाकिस्तान का एक पुराना बॉर्डर इश्यू है, कश्मीर और पीओके और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सीपैक वगैरह को लेके। सो सभी भूटान भी जो है आंख बताता है कि आप भारतीयों के ट्रक्स को लाइसेंस लेना पड़ेगा, फीस बढ़ाना पड़ेगा और वगैरह वगैरह। चीन के साथ भी उन्होंने अच्छे बॉर्डर एग्रीमेंट बहुत सब कर लिए। तो ये इसलिए हो रहा पूरे हमारे पड़ोसियों से कि जो ग्लोबल लेवल पे ये गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी में जो धक्के मिले हैं, अमेरिका से दबाव और चीन से दबाव और जो दूसरे मामलों में ये फंस गए हैं, ये अदानी के, अंबानी के और खालिस्तान के और रॉ एजेंट के, और ऑस्ट्रेलिया से लेके अब कनाडा और अमेरिका तक भी ये डोमेस्टिक मामला जो है फैल गया है। तो ये असर्ट करने की बजाय ये हुकूमत जो है चुपचाप है, जो अमेरिका दबाव डाल रहा है हर चीज पे लेके, टैरिफ को लेके, ब्रिक्स को लेके, तेल को, रूस के तेल को लेके। तो ये कमजोरी जो है इस एनडीए गवर्नमेंट की और खासतौर पर बीजेपी गवर्नमेंट की, ये छोटे देशों को हमारे पड़ोसी एम्बोल्डन हो गए। वो भी आंख बता के ये ऐसे मामले नेशनल लेवल पर रेस कर रहे हैं और जो है ये बताती है कि हमारी रीजनल पॉलिसी भी काफी हद तक कमजोर हो गई है और हम उनको मनाने में नाकाम रहे हैं, जिस तरीके से अमेरिका प्रेशर डाल रहा है और जो दूसरे देश भी, चीन भी जो है बार बार अरुणाचल प्रदेश को लेके और दूसरे बॉर्डर रीजन्स को लेके जब भी हम अमेरिका के साथ संबंध बढ़ाना चाहते हैं तो चीन का भी दबाव पड़ता है, और जब भी हम चीन के साथ जाते हैं तो अमेरिका दबाव डालता है। जब भी प्राइम मिनिस्टर सार्क या दूसरे मीटिंग्स में जाते हैं, दूसरे देश भी दबाव डालना चाहते हैं। तो ये हर तरीके से जो है ये एडहॉक फॉरेन पॉलिसी की वजह से कॉन्फ्लिक्टिंग पुल्स एंड प्रेशर्स और सिग्नल से ये कमजोर नजर आ रहा है भारत, और उसका फायदा उठा रहे हैं ये छोटे छोटे देश। जी आपने सही कहा कि ये कमजोर भारत का संकेत मिलता है। इसलिए मैं अब आपके पास आऊंगी कि इस पूरी कंट्रोवर्सी से एक मैप के जरिए आपने सभी को पता है कि भारत और नेपाल के बीच में रोटी बेटी का रिश्ता होता था। कल्चरल टाइज हैं, फैमिली टाइज एक तरीके से कह लीजिए नेपाल के साथ होती थी। आज ऐसा क्या हो गया कि नेपाल इस समय अब भारत को प्रोवोक करने में लगा हुआ है? और कई लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि भाई उनके जेन जी तो उनसे संभाले नहीं जा रहे हैं, अब वो भारत को प्रोवोक करने में लग गए। क्या ये भारत को प्रोवोक करने की एक्ट है या इसे कैसे देखते हैं? और भारत और नेपाल के बीच के जो संबंध है वो क्या बताते हैं इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से? देखिए, भारत और पाकिस्तान और नेपाल के जो संबंध हैं वो अपने आप में काफ़ी मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं, अगर आप गौर करें ये, क्योंकि वहाँ पर जो अभी जेन जी का जो बवाल हुआ, जिन्होंने जिस तरीके से सत्ता में सुशीला तिर्की को लेकर आए और पुरानी व्यवस्था को हटाया, उससे वो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पे भी ऐसी कुछ स्थिति हो सकती है। तो यहाँ पे तो नहीं हुई, क्योंकि यहाँ चुनाव वुनाव ढंग से हो रहे हैं, कुछ जिसका भी जो भी है उसको कुछ लेजिटिमेसी है, परंतु वहाँ पे तो ये तो सत्ता परिवर्तन हो गया। और परंतु जो भी है उसमें इनकी जो विदेश नीति है हिंदुस्तान की तरफ, उसमें कोई भी मतभेद नहीं है। जो पहले की व्यवस्था थी, जैसे केपी शर्मा ओली ने काफ़ी बड़ी आलोचना करी हिंदुस्तान की कि उन्होंने लिपू लेक और काला पानी, जो दो जगह जहाँ पे डिस्प्यूट है, इंडिया तीसरी एक और तीसरी जगह भी है, 3 जगहों पर जिस पे डिस्प्यूट है, उसको हथियाने की कोशिश करी है। और ख़ास के
ये मामला फिर अभी खड़ा हो गया क्योंकि जब हिंदुस्तान और चीन के बीच में बातचीत हो रही थी तो बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में जब नेगोशिएशन हो रहा था, तो नेपाल ने कहा कि हमारी जो जगह है उसको लेने की कैसी हिम्मत करी आपने। तो एक मिसरीडिंग तो दिखाई पड़ रही है दोनों देशों के बीच में, हिंदुस्तान और नेपाल के बीच में। और चीन भी उसका फ़ायदा उसका उठाता है क्योंकि उसको लगता है कि चीन की हिंदुस्तान और नेपाल की लड़ाई के बीच में वो कुछ ना कुछ अपना जो रास्ता है वो भी निकाल सकता है। और जो अभी बातचीत हो रही है नेपाल और इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर के बारे में, उसके अंदर वो लिपुलेख और काला पानी भी शामिल है क्योंकि वो उसके माध्यम से ही ट्रेड होगा इन दोनों दोनों मुल्क के बीच में। तो इसको अगर गौर करें तो ये अपने आप में पहली दफ़ा नहीं हुआ है। हिंदुस्तान नेपाल के संबंध काफ़ी ख़राब हो गए हैं। शाकास के ब्लॉकेट जब हिंदुस्तान ने करा, उसके बाद से इम्प्रूव नहीं करे, और ये 2016 के बाद जब हिंदुस्तान और नेपाल के संबंध जो अच्छे होने की गुंजाइश थी वो अच्छे ना हो के ख़राब हो गए। और मोदी जी जब गए वहाँ पर तो उन्होंने इसको सोचा कि यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, और इसकी पूरी कोशिश भी करी कि उनका जो सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हटा के पर एक हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन करा इम्पोज करा जाए। उस पर काफ़ी वहाँ पर लोगों ने बवाल मचाया, काफ़ी वहाँ पर रेजिस्टेंस हुआ, और इसकी बात को तो नकारा है हिंदुस्तान के जो जितने अधिकारीगण हैं, परंतु वहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि ऐसी बात नहीं, उन्होंने कोशिश करी वहाँ पर। तब से स्थिति बेहतर नहीं हुई है। और अभी जो सत्ता परिवर्तन हुआ उसमें ये भी आरोप लगाया जाता है कि हिंदुस्तान का कुछ ना कुछ रोल था, और क्योंकि कोशिश ये करी गई कि राजा जो वहाँ के हैं जो कि हिंदू व्यवस्था से जुड़े हुए हैं उनको फिर से स्थापित करा जाए। और शुरुआत में तो जब है ना जेन ज़ी का जो रिवोल्ट हो रहा था तो उस समय ये भी आरोप लग रहा था कि इसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ है, परंतु उसकी शक्ल और उसने अपना अंदाज थोड़ा बदला, और ये पता चला कि ये किसी और मुल्क ने या किसी और मुल्क के माध्यम से या लोकली कारण हो सकता है उन्होंने करा है, क्योंकि हम लोग की आदत हो गई कि हर चीज़ अपने कारण ना हो के किसी न किसी विदेशी ताकत का नाम लेते हैं हम लोग। तो अमेरिका का नाम अमेरिका के नाम से हम लोगों ने नेपाल में जेन-ज़ी के रिवोल्ट को कहा। परंतु हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है नेपाल में, और अब से नहीं बहुत पहले से, क्योंकि ये लैंडलॉक्ड कंट्री है। यहाँ पे जितना भी बाहर का व्यापार होता है वो हिंदुस्तान के माध्यम से होता है। चीन की जो सीमा का जो रोल है बहुत सीमित है। वो लोग एक ही चीज़ चाहते हैं कि नेपाल में कोई हस्तक्षेप ना हो, और तिब्बत वाला जो इलाका है वो तकरीबन है ना कंट्रोल में रहे। तो इसलिए अगर गौर करें तो चीन ने काफ़ी हद तक हिंदुस्तान के ऊपर छोड़ रखा है कि वो क्या करना चाहता है जो करे। तो यहाँ पर अगर लिपुलेख और काला पानी को लेके नेपाल उद्विग्न हो रहा है तो ये गंभीर मुद्दा है, क्योंकि हिंदुस्तान की जो विदेश नीति है वो इसके ऊपर अपना नियंत्रण नहीं साबित कर पा रही है। कुछ है ना कोई ऐसा कर रखा है कि जिससे कि नेपाल जो हमारा बहुत ज़माने से नेबर है वो अभी और बिखरा हुआ है, उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ उनकी रिश्ते के अंदर। तो ये देखने वाली बात है कि आगे चल के क्या होता है, परंतु ये अपने आप में काफ़ी गंभीर मुद्दा है। लेकिन पाशा सर, इस पर अब भारत कैसे रिएक्ट करेगा? अब उन्होंने अब जैसे पिछले बार हुआ था तो उन्होंने कहा कि दिस इज एन आर्टिफिशियल एनलार्जमेंट। अब क्या कहेंगे? और दोबारा इस चीज को लेकर अगर नेपाल ने हिमाकत की है, प्रोवोक करने की कोशिश किया है, किस तरीके से रिएक्ट करेगा? और बात साफ है कि कहीं ना कहीं चाइना भी अब हमें लाल आंख दिखा रहा है, अब नेपाल ने भी लाल आंख दिखानी शुरू कर दी है भारत को। जी, देखिए मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट पड़ोसियन से उनका कॉन्फिडेंस और उनके हार्ट एंड माइंड्स जीतने में काफी हद तक नाकामयाब है, असफल रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि उनके ऑप्शंस हैं, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान हो या अमेरिका हो या दूसरे देश हो, तो वो देखते रहते हैं कि भारत किस तरीके से रिएक्ट करता है और दूसरे देश किस तरीके से उस पे दबाव डाल रहे हैं बोल के। तो जब तक हमारी हुकूमत बोल्ड, असर्टिव और क्लियरली डिमार्केटेड पॉलिसी फॉलो नहीं करती, ये जिगजैग एडॉक मेजर्स चीन का और ब्रिक्स का
अमेरिका के साथ प्रॉब्लम हुआ तो पुतिन को इनवाइट करना या मोदी जाके जी से मिलना, और ब्रिक्स में भी ये कहना कि हम आपके साथ हैं, लेकिन डॉलर को भी सपोर्ट करते हैं। तो ये जो है कंफ्यूज कर रही है ये पड़ोसियों को, और ये जब तक क्लैरिटी नहीं होती सेंट्रल गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी में, जो ये कहते हैं कि ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और वगैरह वगैरह, तो ये छोटे देश भी फायदा उठाते रहेंगे और दबाव डालते रहेंगे, और दूसरे देश भी इसको इस्तेमाल करके भारत पे भी दबाव डालना चाहता है। ये नहीं कि ये चीन जो है नॉन अलाइंड है नेपाल के मामले में, वो भी अपना इन्फ्लुएंस दबदबा बनाए रखना चाहता है। और अमेरिका भी इसमें काफी हद तक इन्वॉल्व है, चाहे नेपाल में हो या बांग्लादेश में हो या भूटान में भी हो। तो ये सभी देश जो है ये पिन प्रिक की तरह भारत को ये पड़ोसियों को इस्तेमाल करके तनाव बनाना चाहते हैं और बरकरार रखना चाहते हैं, कभी ये नोटों के जरिए, मैप के जरिए, या नॉर्थ ईस्ट को लेके, अरुणाचल को लेके, या कच्चा तीवू, या जो भी प्रॉब्लम्स हैं पड़ोसियों के साथ। तो ये मेरा मानना ये है कि ये गवर्नमेंट जो है जब तक कंसेंसस फॉरेन पॉलिसी नहीं चलाती और वन मैन शो चलता रहेगा, वन एंड हाफ मैन, अगर जयशंकर को भी आप इंक्लूड करते हैं, और पार्लियामेंट में डिबेट करके जो वाजपेयी और मनमोहन सिंह और दूसरे कंसेंसस बना के चले थे, ये असफल रहे हैं डोमेस्टिक पॉलिसी। ये बहुत बड़ी इनकी नाकामयाबी है, असफलता है, इसलिए कि एक ही आदमी सब डिसाइड करना चाहता है, चाहे बिहार इलेक्शन में हो या नोटबंदी हो या दूसरे चीजें, अमेरिका के साथ मिलके उन्होंने $500 का ये करते बोले, ट्रेड बढ़ाते बोले, और ट्रम्प की आंख खुल गई कि भारत अब जो है फ्री ट्रेड हो गया, हम जो भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं करेंगे बोल के। जब बातचीत चली तो पता चला अमेरिका की ये झूठ है, अमेरिका कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, टैरिफ अभी भी 150 से ज्यादा परसेंटेज है। तो ये तनाव बन गया है। अभी तक जो है 8-10 महीने से बातचीत चल रही है ट्रेड एग्रीमेंट को लेके, टैरिफ को लेके अमेरिका के साथ। कोई समझौता नहीं हुआ है, और मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो अमेरिका चाहता है वो भारत देने के लिए तैयार नहीं है। ये सब जो है बिग इश्यूज छोटे देश मॉनिटर करते हैं और ये कमजोरी समझते हैं और उसका फायदा उठाते हैं और उठाते रहेंगे। और भारत मेरे ख्याल से इस गवर्नमेंट का जो पैरालिसिस है वो उससे उसको समाधान या रिजॉल्व करने की काबिलियत नहीं रखती, वो करना भी नहीं चाहते। जी। अब अंत में क्या कहेंगे संजय, अब भारत को किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए? अभी प्यूटन भी आने वाले हैं, और जब अब इस तरीके के छोटे-छोटे देश भी अगर अब भारत को प्रोवोक करेंगे इस तरीके से, तो क्या कहेंगे? और मोदी जी इसको क्या वाक़ई में करेक्ट कर पाएँगे? जैसे कि चाइना के सामने तो बिल्कुल हेल्पलेस लगते हैं, और खुद जयशंकर ने कहा कि भई हमारे उनके साथ ट्रेड रिलेशंस ऐसे हैं कि हम ज़्यादा कुछ उसमें नहीं कर सकते, एक बार वो बोल भी चुके हैं। लेकिन नेपाल जैसे छोटे देशों को क्या इंडिया वाकई में टैकल कर पाएगा, या इंडिया में वो स्ट्रैटेजिक और डिप्लोमैटिक विल है कि अपने संबंधों को वो नेपाल से भी ठीक करे, जो कि एक ज़माने में इतने गहरे दोस्त थे? जी। देखिए, मैं आपको बता दूँ, ये अपनी जगह बात है, परंतु छोटे देशों को ख़ास के अगर आपके वो आपके पड़ोसी हैं, उनको सँभालना बहुत मुश्किल है, और ख़ास के अगर आप वो एक बड़े देश चाइना और हिंदुस्तान के बीच में एक-दूसरे के खिलाफ है ना, तो वो प्रोवोक करते हैं। नेपाल के साथ मेरे मेरे कुछ है ना संबंध, एक यहीं पे नेपाल नहीं, एक श्रीलंका के एक है ना वो हाई कमिश्नर थे, उनसे अच्छे संबंध थे। वो कहते थे कि मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ कि हम आपकी क्यों देखभाल करें? जबकि वो काफ़ी अच्छे संबंध माने जाते थे। मैंने पूछा क्यों? कह रहे आपके 8 या 9% है ना जीडीपी ग्रोथ है। हमारी 2 या 3 के ऊपर नहीं हो रही। आप हमको अपने साथ लेके क्यों नहीं चलते? हम आपकी क्यों सेवा करें? यही हाल है ना बांग्लादेश का है, नेपाल का है, तमाम और मुल्कों का है, कि हिंदुस्तान तो दिखाता है कि उनकी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है और उनको उनकी सेवा नहीं करता। वो लोग तो कह रहे हैं कि अगर आप हमारी देखभाल नहीं करेंगे, हम चीन संबंध कर लेंगे।
तो हिंदुस्तान को बहुत बड़प्पन दिखाना पड़ेगा, इनको साथ लेने पर अपने छोटेपन से, और उनकी हर चीज़ मानने को तैयार होना चाहिए, तभी ना ये लोग सुधरेंगे। नहीं तो आपको मैं बता दूं कि कुछ ना कुछ नई चीज़, अभी तो काला पानी लिपू लेखा है, उसके बाद कोई भी कई सारे नक्शे के इतिहास में हैं जो कि इस्तेमाल करे जा सकते हैं दिखाने के लिए कि ज़मीन हमारी थी। ये तो वो भी सब लोग, दोनों हिंदुस्तान भी और नेपाल भी इतिहास को साक्षी मान के और इतिहास के को अपना गवाह बना के लोग दिखाते हैं कि ये सब चीज़ें इनकी ज़मीन इनके पास होनी चाहिए थी। तो इस वजह से हिंदुस्तान को नए अंदाज में करना, ये पूरी तरीके से जो होता है ना कि अमेरिका के सिवा कोई मतलब ही नहीं है आपको, अमेरिका को देखेंगे खुश हो रहा है कि नहीं है, और बाकी पड़ोसी से भी आपको कोई संबंध नहीं। चीन के बारे में भी आप थोड़ा सा लैकेडेजिकली आप सोचते हैं कि अमेरिका के साथ संबंध अगर ठीक हो गए तो चीन को भी संभाल लेंगे, रूस को भी संभाल लेंगे और नेबर्स को भी संभाल लेंगे। परंतु अब हालात बहुत बदल गए हैं, अब ऐसा कोई चीज़ सुनने कोई तैयार नहीं है। चीन अपने आप में इतना बड़ा हो गया है कि क्या नाम, राष्ट्रपति ट्रम्प को खुद कहना पड़ा कि द वर्ल्ड इज हेडिंग टुवर्ड्स अ G2 सिचुएशन, दुनिया में दूसरी बड़ी ताकत चीन है। तो हिंदुस्तान को भी ये सब चीज़ों को नज़रअंदाज करना खतरे से खाली नहीं होगा, उनकी समस्याएं और बढ़ेंगी। और ये आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि हिंदुस्तान सीम्स टू बी फॉलोइंग बिटवीन टू स्टूल्स। एक तो उम्मीद करे थे अमेरिका के साथ संबंध अच्छे होंगे, पर अमेरिका के साथ निरंतर खराब होते चले जा रहे हैं। और हमारे ऊपर ना चीन एतबार करता है, रूस के करता भी है, परंतु रूस के भी अपनी समस्याएं हैं, वो एक सीमा के आगे नहीं कर सकता। तो ऐसे माहौल के अंदर हमारी जो विदेश नीति है उसको बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं होगा। तीसरी बात, एक जो सबसे अहम बात है, हमारी जो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ हैं उससे हमारे जितने भी नेबर्स हैं वो सब है ना एलिनेट हो गए। हमने जो हिंदू मुसलमान और इन सब तमाम चीज़ें करी हैं अपने देश के अंदर, उससे हालात ऐसी हो गई है कि अफ़गानिस्तान तो चलिए ठीक था ही, परंतु बांग्लादेश के तमाम एक बहुत बड़ा तबका हिंदुस्तान के खिलाफ है। आपके श्रीलंका में भी एक बहुत बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान की के खिलाफत में बात करता है। और यही बात मालदीव्स में भी है। जितना पूरा सार्क रीजन में लोगों को इस बात में शक होने लगा कि जो हिंदुस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उनके साथ अलाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो यही सारे कई जी सारे मुद्दे एक साथ बिल्कुल, जी। जी, जस्ट एक मिनट दीजिए नीलू में। देखिए, जी, मैं 100% संजय कपूर की बात से सहमत हूँ। देखिए, कई बार आप भी प्रोग्राम कर रहे हैं नेपाल के बारे में। जो संजय ने कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ जीडीपी को लेके जिस तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, देखिए ये पड़ोसी मुल्क कंपेयर करेंगे भारत से तो वो काफी गरीब हैं, वहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है और हम जो इतना ग्रीडीनेस बता रहे हैं, लालचपन, ये शेयर नहीं कर रहे हैं हम। चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो, मैं कई सालों से एडवोकेट कर रहा हूँ कि कम से कम ये स्कॉलरशिप दीजिए वहाँ के बच्चों को यहाँ आके पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटीज में, आईआईटीज में, मेडिसिन के लिए वगैरह, क्योंकि वो दूर दूर जाते हैं, बहुत मुश्किलों से पढ़ते हैं आईसीसीआर के जरिए या बायलैटरल स्टेट गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटी से लेके। अगर 25,000 वीजा देते हैं नेपाल को या दूसरे देशों को, ये जो है पढ़ के यहाँ देख के जो है वो हमारे एम्बेसडर्स बनेंगे, वो हमारे बायलैटरल रिलेशंस बढ़ेंगे। इसी तरह कई एरियाज हैं, सॉफ्ट पावर के जरिए ही हम जो है यहाँ जो एंटी इंडिया फीलिंग्स बार बार उभर के निकलते हैं, उसको पाकिस्तान को छोड़ दिया। अगर वो ताल्लुकात बढ़ाना नहीं चाहते हैं तो वो अलग बात है। कम से कम आप नेपाल से तो कर सकते हैं, वहाँ स्कॉलरशिप बढ़ा के, यूनिवर्सिटीज बढ़ा के वहाँ लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट जो है, आईआईटी स्थापित करिए, एम्स स्थापित करिए। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो अर्थक्वेक में हुए थे, रोड और पुल अभी तक बनाए नहीं गए हैं। इतनी गंभीर समस्या है वहाँ। लोग इतने मोहताज हैं कि स्कूलों को नहीं जा रहे हैं बच्चे, पुल नहीं होने की वजह से, और जो क्रॉस करना चाहते हैं कई बाढ़ में भोके चले जाते हैं। बहुत ही प्रॉब्लम है। भारत को सोचना होगा कि अगर हम 2000 करोड़ 3000 करोड़ भी अगर देना पड़े तो क्यों नहीं, भारत थोड़ा बहुत लिबरल होना चाहिए। इतना कंजूसपन जो है अच्छी बात नहीं है। दूसरे देश फायदा उठाते हैं, जैसे संजय कपूर ने विस्तार से बताया। जी बिल्कुल।
चलिए इस चर्चा को खत्म करते हैं यहाँ पर। आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर पाशा, संजय, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग।